आज से कुछ दिन पहले एंगलर फिश और डूम्सडे फिश ये दोनों फिशेस को कैलिफोर्निया के किनारों पर देखा गया और इसी दौरान केरला में से हजारों लाखों मछलियां किनारों पर आ गईं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पर 150 किलर व्हेल्स को देखा गया और माना जाता है कि ये व्हेल्स तो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई ही नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें आज से पहले ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में कभी नहीं देखा गया। आखिर समुद्र में इतने अचानक चेंजेस कैसे आ रहे हैं? इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है डूम्सडे फिश, क्योंकि ये फिश 1000 फीट की गहराई में रहती है और जब भी इसे समुद्र के किनारों पर देखा जाता है तो माना जाता है कि कोई बड़ी सुनामी या फ्लड आने वाला है। इसे पिछली बार 2011 में जापान में देखा गया और उसके कुछ दिन बाद जापान में बहुत ही बुरी सुनामी आई। इसे डिटेल में जानने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फिशेस कहाँ से आई हैं और आखिर ये किनारों पर क्या कर रही हैं। समुद्र को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। पहली जोन 2000 मीटर गहरी होती है, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच सकती है और फोटोसिंथेसिस भी होती है। इस जोन में डॉल्फिन्स और वेल्स रहती हैं। इसके बाद सेकेंड जोन आती है जो कि 1000 फीट गहरी होती है। इस जोन में मिनिमम सनलाइट पहुंच सकती है और यहाँ पर रहने वाली मछलियों के पास अपनी एक ल्यूमिनस लाइट होती है जिससे वो अपनी प्रे को अट्रैक्ट करती हैं। एंगलर फिश के पास भी ये ल्यूमिनस लाइट मौजूद होती है और उसके दांत और पेट बहुत बड़े होते हैं जिससे वो अपने से डबल साइज के प्रे को अटैक करके खा सकती है। दूसरी तरफ डूम्सडे फिश 36 फीट तक लंबी हो सकती है। ये एक व्हाइट कलर की फिश होती है जो कि बोनी फिशेस में सबसे लंबी होती है और ये भी 1000 फीट की गहराई पर रहती है। माना जाता है कि ये फिश सी करंट्स को महसूस कर सकती है और जब भी समुद्र की गहराइयों में कुछ अजीब होता है तो ये फिश किनारों पर आ जाती है। ये फिश एक लॉन्ग रिबन जैसी दिखती है और छोटी फिशेस खाती है। इन सब फिशेस का एक साथ किनारों पर आना कोई इत्तेफाक है या ये किसी बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा कर रही हैं। एंगलर फिश और डूम्सडे फिश का किनारों पर आ जाना, केरला में थाउजेंड्स ऑफ फिश का समुद्र से बाहर आ जाना और ऑस्ट्रेलिया में 150 किलर वेव्स का किनारों पर आ जाना, ये सब एक कोइंसिडेंस है या ये किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है? इसकी कई रीजंस हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज या अंडरग्राउंड वोल्केनिक इरप्शन। इसकी पहली रीजन हो सकती है अंडरग्राउंड वोल्केनिक इरप्शन। हो सकता है कि अंडरग्राउंड वाटर में कुछ ऐसे वोल्केनिक इरप्शन हुए हों जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया हो और जैसा कि हम जानते हैं कि ये फिशेस बहुत ही लो टेम्परेचर में रहती हैं, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से ये उससे भागकर ऊपर की सरफेस में आ गई हों। इसकी सेकंड रीजन हो सकती है टेम्परेचर चेंजेस। हमारे ओशंस हमारी अर्थ का 90% टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हो सकता है कि हमारे ओशंस का टेम्परेचर हाई हो गया हो और उस टेम्परेचर की वजह से ये क्रिएचर्स ऊपर वाली लेयर में आ गई हो। दिस कुड बी पॉसिबल क्योंकि इससे एक बार ब्लू फिश, वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट फिश, को भी समुद्र के किनारे पर देखा गया। तो देयर कुड बी चांस कि टेम्परेचर की वजह से भी ये फिशेस किनारों पर आ गई हों। द थर्ड रीजन कुड बी पोल्यूशन। ओशन में इतना प्लास्टिक हो चुका है जिसकी वजह से उस प्लास्टिक ने इन क्रिएचर्स का रहना बहुत मुश्किल कर दिया है। ओशन के डेप्थ में बहुत प्लास्टिक मौजूद है जिसकी वजह से भी हो सकता है ये ऑर्गेनिजम्स ऊपर वाली लेयर्स में आ गई हों। इसकी थर्ड रीजन ये भी हो सकती है कि इन फिशेस ने किसी ऐसी सी क्रिएचर को देख लिया हो जिसे देखकर ये डर गई हो। बहुत से लोगों का ये मानना है कि समुद्र में लवाइथन पाया जाता है जिसका बहुत सी बुक्स में जिक्र है। ये लवाइथन बहुत ही बड़ा होता है और देयर आर हाई चांसेस कि पानी में लवाइथन हो। हिस्ट्री की बहुत सी स्टोरीज में लवाइथन का जिक्र पाया गया है। तो आखिर लवाइथन कहाँ हो सकता है? इसकी 2 प्लेसेस हो सकती हैं। नंबर 1 इज चिली। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ साइंटिस्ट ने बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड रिकॉर्ड की जो एक ऐसी क्रिएचर की हो सकती है जो किसी कॉन्टिनेंट से भी बड़ा हो। और नंबर 2 इज बर्मुडा ट्रायंगल। ये ऐसी जगह है जहाँ पर जाते ही सारी शिप्स के सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर उन शिप्स का कोई पता नहीं लगता। ये दोनों ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ लवाइथन हो सकता है, लेकिन इसका अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि ये एक मिथ है या सच में लवाइथन हो सकता है। और दोस्तों, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कुछ लोग लेवाइथन को ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, यानी उन्होंने पहले से ही लेवाइथन को देख लिया है। आखिर क्यों 1960s के बाद नासा ने सी एक्सप्लोरेशन की जगह स्पेस एक्सप्लोरेशन पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने मार्स पर रोवर्स तक भेज दिए, लेकिन अभी तक ओशन को सिर्फ 20% डिस्कवर किया। बाकी का 80% ओशन आज तक कभी डिस्कवर नहीं किया गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? हो सकता है कि साइंटिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हों या उन साइंटिस्ट ने ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स देखे हों जिसके बाद कोई और सी एक्सप्लोरेशन के लिए राजी ही ना हुआ हो और इसलिए उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी। साइंटिस्ट का ये कहना है कि
सी एक्सप्लोरेशन पर बहुत ही पैसा लगता है, क्योंकि सी की डेप्थ में बहुत अंधेरा और प्रेशर होता है और इस प्रेशर में कोई सरवाइव नहीं कर सकता उन डीप सी क्रिएचर्स को छोड़कर। एक कंपनी ने एक सबमरीन बनाई जिसमें उन्होंने बिलियनियर्स को भेजा टाइटैनिक का बचा कुचा हिस्सा देखने के लिए, लेकिन वो सबमरीन भी ओशन का इतना प्रेशर नहीं झेल पाई और वो बिलियनियर्स मर गए। इन कुछ हादसात की वजह से लोग सी एक्सप्लोरेशन से बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि साइंटिस्ट डीप सी ओशन में जा सकते हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम डीप सी ओशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई डीप सी ओशन में जाने को राजी क्यों नहीं है? लेवाइथन सी में पाया जाता है या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।